फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने की अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तुमको पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार करना होगा और उसके लिए बेसिक मनी स्किल्स में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। पता नहीं क्यों बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो पैसे खर्च करते हैं तो मतलब वो उसे मैनेज करना जानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसों को मैनेज करना एक कला है। इसलिए आज हम यहाँ 5 बेसिक मनी स्किल्स बताने वाले हैं जो तुमको पता होनी ही चाहिए। असल में ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों को इन्हें जानना चाहिए। नंबर 1, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अगर तुमने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है तो ऑथर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया अपने रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। इतने सारे लोग फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। एक एसेट वो है जो तुम्हारे जेब में पैसे डालती है, जबकि एक लायबिलिटी वो है जो तुम्हारे जेब से पैसे निकालती है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। लोग घर और कार खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट जमा कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। जब तुम एक घर खरीदते हो तो तुमको टैक्स, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस और भी कई चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है। ये तुम्हारे जेब से लगातार पैसे निकालती है, जिसका मतलब है कि ये लायबिलिटी है। तुम्हारी कार भी एक लायबिलिटी है। तुम्हें फ्यूल खरीदना होगा, इंश्योरेंस को भरना होगा, मेंटेनेंस सब में पैसे लगाने होंगे। हालांकि अगर तुम उस कार को रेंट पर दे देते हो और इसमें जितना पैसा लगता है अगर उससे ज़्यादा कार से पैसे बना लेते हो तो ये एक एसेट में बदल जाएगा। यही सेम बात एक घर पर भी लागू होती है। अगर तुम इसे रेंट पर लगा देते हो और सभी खर्चों को हटाकर इनकम प्रोड्यूस कर पाते हो तब ये एक एसेट है। अंतर यही है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और मिडिल क्लास उन लायबिलिटीज़ को खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट मानते हैं। नंबर 2, टैक्सेस। टैक्सेस सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में से एक हैं और ये कोई अपने आप ऐसे नहीं बने। ये कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए ही बनाए गए हैं ताकि एवरेज लोग इसे ना समझ सकें। टैक्स कोड अमीरों ने खुद को ही अमीर रखने के लिए लिखा है। कागज़ पर ऐसा लगता है कि अमीर लोगों पर टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन असल में अमीर लोग बहुत कम टैक्स भरते हैं या कुछ मामलों में तो ना के बराबर। देखो, पिछले साल इंडिया में करीब 25.17% कॉर्पोरेट टैक्स था, लेकिन किसी ने भी असल में इतना भुगतान नहीं किया होगा, बल्कि कभी कभी तो वो कुछ भी टैक्स नहीं भरते। देखो, मैं समझाता हूँ कैसे। जब तुम टैक्स का भुगतान करते हो तो तुम अपनी इनकम का फिक्स्ड परसेंटेज पे करते हो और फिर उसके बाद अपने बचे हुए पैसों को खर्च करते हो। लेकिन जब कोई कंपनी टैक्स पे करती है तो वो पहले अपने खर्च घटाती है और फिर बचे हुए पैसों पर, मतलब अपनी सिर्फ नेट इनकम पर टैक्स पे करती है। जिसका मतलब ये है कि एक कंपनी जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है या कितना भी एक्सपेंसेस को बढ़ाकर दिखा सकती है, जिससे नेट इनकम कम हो जाती है और अल्टीमेटली टैक्स कम पे करना होता है। एक अमीर आदमी खुद के खर्चों को भी कंपनी के फंड में डाल देता है और अपने एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस बना के कम टैक्स दे पाता है। और तो और बहुत से अमीर लोग अपनी लग्जरियस लाइफ को पे करने के लिए और साथ ही टैक्सेस से बचने के लिए अपनी कंपनीज को घाटे में चलाते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, तुम अपने लॉसेस को फ्यूचर ईयर्स में फॉरवर्ड कर सकते हो। इसलिए अगर तुम प्रॉफिट कमाते हो तब भी तुम पिछले साल के लॉसेस को उसमें से घटा सकते हो और टैक्सेस से बच सकते हो। देखा, कॉरपोरेशंस बहुत फायदेमंद होते हैं टैक्सेस के मामले में। जब पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे तो उनका मतलब उन अति अमीरों से नहीं है जो मिलियंस और बिलियंस कमाते हैं, बल्कि उन मिडिल क्लास से है जो 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। अगर तुम टैक्सेस में महारत हासिल नहीं करते हो तो भले ही तुम लाखों कमा लो, तब भी तुम उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को दे रहे होगे। नंबर 3, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक दैट मैटर्स, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। मान लो कि तुम इंडिया में एक बड़े लॉयर हो और तुम 50 लाख रुपए हर साल कमाते हो, पर तुम उसमें से सिर्फ 37 लाख ही घर पर ले जा पाते हो। करीब 13 लाख तो बस इनकम टैक्स खा जाता है और मैंने तो अभी दूसरे टैक्सेस गिने भी नहीं है। और अगर तुम्हारे पास एक मॉर्गेज और कार लोन भी है तब तो शायद ही तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगे। देख लो, यहाँ तक कि 50 लाख की इनकम के साथ भी तुम सैलरी टू सैलरी तक ही जी रहे होगे। इसलिए लास्ट में ये मायने रखता है कि तुम टैक्सेस को पे करने और अपने खर्चों को कवर करने के बाद कितने पैसे रख पाते हो। पैसे बचाना सीखो। यदि तुम उस नौकरी को खो देते हो तो सरकार तुमको पैसे वापस भी नहीं देगी जो तुमने टैक्सेस में चुकाया था। इसलिए लर्न हाउ टू सेव मनी। लेकिन सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं है, लर्न हाउ टू लेट योर मनी वर्क फॉर यू। अपने बैंक में बहुत सारा पैसा होना भी काफ़ी हद तक बेकार है।
क्योंकि पैसा एक रिसोर्स है और रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए बने हैं। और तो और इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू भी बैंक में पड़े पड़े घटते रहेगी। इसलिए अपने पैसों को काम पर लगाएं। जॉब से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने कम से कम उतने पैसों को तो काम पर लगाना होगा ताकि तुम्हें एक और दिन भी काम ना करना पड़े। बात सोफे पर लेटने और कुछ भी ना करने की नहीं है, बल्कि जो कुछ भी करने में तुम्हें मज़ा आता है उसे करने की फ्रीडम मिलने की है। तो तुम कितना भी बचा लो, तुम्हारे पैसे कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। इसलिए तुमको एसेट्स खरीदकर अपने पैसों को अपने लिए काम करने देना चाहिए। याद रखें, जब हमने एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ के बारे में बात की थी, एक एसेट रेंटल इनकम से लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड तक कुछ भी हो सकता है। कुछ महीनों में इन्वेस्ट करना आसान और सीधा है, हालांकि असल में करने में ये जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टॉक्स हमेशा ऊपर नहीं जाते हैं, हर घर में आसानी से रेंटल्स नहीं मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स कभी कभी इन्फ्लेशन रेट से भी कम इंटरेस्ट देते हैं। इसलिए हाई रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट करना सीखना अपने आप में एक कला है। नंबर 5, कीप योर क्रेडिट स्कोर हाई। तुमने शायद ये सुना ही होगा कि पैसे कमाने के लिए तुमको पैसों की ज़रूरत होती है, और ये सच है भी। 1000 रुपये पर एक साल में 5% का रिटर्न सिर्फ 50 रुपये है, एक जूते खरीदने लायक भी नहीं। लेकिन 100 करोड़ पर एक साल में 5% का रिटर्न 5 करोड़ है, जो तुमको किसी भी जगह राजा की तरह जीने के लिए काफ़ी है। डेब्ट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। जिसने इसमें महारत हासिल कर ली है उसने कुछ ना होते हुए भी काफ़ी वेल्थ बनाई है, और जो इसमें ख़राब है वो बैंकरप्ट हो गया है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरफ रहना चाहते हो। बिल्कुल, तुम 30 साल तक काम करके हर एक रुपये बचा सकते हो और फिर एक घर बना सकते हो, या फिर अभी ही कम इंटरेस्ट पर मॉर्गेज ले सकते हो। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होने का पहला कदम अपने क्रेडिट स्कोर को हाई रखना है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका क्रेडिट कार्ड है। मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में तुम्हारे नेगेटिव ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है अगर तुम समय पर क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरते हो तो। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए समय पर अपने कर्ज को पे करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब तुम कह सकते हो कि जब तुम डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्यों करें? देखो, अपना क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए तुमको क्रेडिट लेने और समय पर उसकी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। तुम बस जिन जिन चीज़ों के लिए डेबिट कार्ड यूज़ करते हो उनको क्रेडिट कार्ड से पे करो, और फिर महीने के एंड में बस उसी डेबिट कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पे कर दो। इसी तरह तुम अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाते हो। और तो और डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक्स भी ज़्यादा मिलते हैं, जिससे और पैसे सेव ही होंगे। और फिर अगली बार जब तुमको मॉर्गेज लेने की आवश्यकता होगी तो बैंक तुमको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानेगी और तुमको एक बेहतर मॉर्गेज रेट देगी। सोचो, तुम थोड़ा मॉर्गेज रेट पाकर ही कितना सेव कर लोगे। चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुमको कुछ हद तक फाइनेंशियली लिटरेट होना सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम पैसों से नफरत करते हो तो भी तुम इससे नहीं बच सकते। और पैसा हमेशा हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा, इसलिए कम से कम पहले बेसिक स्किल्स में महारत हासिल करना शुरू करो। और अब वक्त है वीडियो को थम्स अप देने का अगर तुमने वीडियो को एंजॉय किया, और उस सब्सक्राइब बटन और बेल को दबा दें अगर ऐसी ही वीडियोस आगे देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।